तो सर मतलब रिएक्शन कैसा था? मतलब बहुत सरप्राइज थे कि यार मन हो गया, या फिर बहुत बिलीव था कि हाँ हो जाए? अभी खलूस मोहब्बत वफा की बात करो, इधर उधर की न शिकवा गिला की बात करो। ये चाहते हो कि मंजिल तुम्हें सलाम करे, जो दी हमारे असर उस दुआ की बात। Ladies and gentlemen, today we have such an amazing personality with us at the Future Group family. Yes, he's a docent, a teacher, a mentor, Mr. Jane Alam sir. Sir, we welcome to you at the Future Group family. You are here, you are spending your precious time. Thank you so much. आपका बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सर। थैंक आप यहाँ आए हमारे लिए मतलब टाइम निकाले हैं सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर जैसे कि हम सब जानते हैं आपके बारे में, मतलब पूरा फ्यूचर ग्रुप यहाँ की आप मुबारकपुर की बहुत बड़ी पर्सनालिटी है सर। तो लेकिन फिर भी हम मतलब आपके मुझसे सुनना चाहेंगे सर, अपने बारे में कुछ बताएं प्लीज। एजुकेशनल बताएं कि शुरू से बताएं? सर अपने बारे में कुछ भी मतलब थोड़ा सा बताएं। मेरा नाम जाने आलम है, और चूँकि मैं सबसे पहले फ्यूचर ग्रुप और सिराज सिद्दीकी सर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने इतने अच्छे प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया। मैं दिल की गहराइयों से उनका शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि सिराज सर से हमारा बहुत पुराना ताल्लुक़ है। 2009 में जब हम लोगों ने टैलेंट प्रोग्राम शुरू किया मुबारकपुर में, डिस्ट्रिक्ट लेवल जीके कंपटीशन, तब से सिराज सर से मेरा ताल्लुक़ और आज तक बना हुआ है। जो रिश्ता उस वक्त कायम हुआ था अभी तक है, और किसी रिश्ते की मजबूती यही है कि रिश्ता बना रहे, न कभी खटास आई, न कभी मनमुटाव हुआ। सिराज सर से हम मिलते रहे, वो भी अपने वहाँ बुलाते रहे, दोस्ती रही, ताल्लुकात रहे। मेरी जो प्राइमरी की तालीम हुई थी वो मुबारकपुर मदरसा शफिया से हुई। पहले चूँकि मुबारकपुर में गुर्बत बहुत थी, गरीबी। सर जैसा कि आपने यहाँ क्या रिश्ता, तो सर मुझे पेरेंट्स का याद आता है। मतलब हम सब बहुत रहते हैं ना, पेरेंट्स चाहते हैं कि हम डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन बच्चे का कुछ और ही सपना रहता है। तो सर क्या आपके पेरेंट्स भी ऐसे ही सपोर्टिव थे कि मेरा बच्चा टीचर बने, मतलब क्या था, मतलब सपोर्टिव थे कि नहीं? नहीं, हमारे पेरेंट्स तो बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, हमारी मम्मी पढ़ी लिखी थी। क्योंकि हमारी मम्मी बिहार की थी, पढ़ी लिखी फैमिली से थी। उनका एक ही मोटो था कि खाना भले नहीं खाएंगे, एक वक्त भूखे रहेंगे, लेकिन बच्चों को पढ़ाएंगे। तो कभी कभी ऐसा होता था, चूँकि यहाँ बुनकर परिवार है, हम लोगों की कर गए थी, तो एक ही कर गए थे। हम लोग स्कूल से आते थे, काम करते थे घर का। तो कभी कभी ऐसा होता था कि दोपहर में या रात में पैसा न रहे, तो हम लोग प्याज और काट के या रोटी पे जो है तेल और नमक लगा के खाते थे। मगर हमारी मम्मी का कहना ये था कि बच्चे पढ़ेंगे, खाने को रहे चाहे न रहे, हम एक टाइम कम खाएंगे, आधी रोटी खाएंगे, भूखे रह लेंगे, लेकिन बच्चों को पढ़ाएंगे। सर यहाँ पे आपने बचपने की बात की है, तो मैं मतलब चाइल्डहुड से रिलेटेड कुछ पूछना चाहूँगा। सर जब हम बच्चे थे तब मतलब हम चाहते थे कि हमारे भाई बहन जो है, मतलब हम कोई मौका ढूंढते रहते थे कि हम कब अपने भाई को परेशान करें, अपनी बहन को परेशान करें। तो क्या सर आपका चाइल्डहुड भी ऐसा ही था कि मतलब आप जी, मौका ढूंढते रहते थे? मतलब सबका रहता है, हमारा भी था। अगर वो न रहे फिर बचपना कैसा? इसी को बचपना कहते हैं। वो किसी शायर ने कहा है ना कि जब आदमी बड़ा होता है या बूढ़ा हो जाता है, बचपन की बड़ी यादें आती हैं। यस सर। बुजुर्ग लोग भी कहते हैं कि हम लोग थे तो ऐसा था, वो था, तो यहाँ दौड़ते थे, वहाँ दौड़ते थे। यह भी इतनी गर्मी इस टाइम पड़ रही है, तो अब बच्चे मोबाइल में बिजी हैं, किसी को किसी के लिए टाइम नहीं है। हमारे ज़माने में क्या होता था कि जब बहुत गर्मी पड़ती थी, बारिश न हो, तो बच्चे लुंगी या चड्ढा जो भी पहन के निकलते थे और गली में दौड़ते थे घरों के पास। तो लोग बाल्टी में भर भर के पानी डालते थे, तो बच्चे गाना गाते थे कि ए मौला तू पानी दे। तो लोगों का कहना यह था कि ये करने से बारिश होगी। अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई, यस सर। क्योंकि ज़माना जो है तरक्की की रफ्तार पे है। हर ज़माने में फैशन बदलते रहते हैं, रहने के
मेरी फैमिली मतलब बहुत सपोर्टिव थी। तो आपके नेबर जो थे वो सर उनका क्या था नेबर भी सपोर्टिव थे। देखिए, जेलस होना ये तो कॉमन है, आज भी है, पहले भी था। अगर हमारे घर के अगल बगल 10 घर हैं, तो अगर 5 घर जलने वाले हैं तो 5 घर ऐसे भी हैं, एक दो लोग जो सपोर्टिव विजन रखते हैं, नहीं बच्चे को आगे बढ़ना चाहिए। हम लोग तरक्की में सबसे अहम रोल रहा, हमारे बलिया के सर थे मास्टर अली अहमद साहब, अशरफी इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल हुए। जब हम लोग 9th क्लास में गए तो उन्होंने कहा कि हमारे वहाँ स्कूल में आके रहो, यहीं खाना पीना, उन्होंने पढ़ाया और हमारी फीस भी नहीं लगी 9th-10th में। उनका बड़ा एहसान है हम लोगों पे, जो हम कभी उतार नहीं पाएंगे। जैसा कि आपने कहा कि अहमद सर, तो आप मैं उनके बारे में कुछ 2 लाइनें सुनना चाहता हूँ। वो बहुत अच्छे टीचर थे और सबसे बड़ी बात कि संस्कृत की और हिंदी बहुत अच्छी पढ़ाते थे। उन्होंने उस ज़माने में जो हम लोगों को संस्कृत के शब्द रूप, तद शब्द, युष्मत शब्द, अस्मत शब्द जो भी याद उन्होंने करवाया, या संस्कृत में हिंदी से संस्कृत में ट्रांसलेट करने का जो तरीका बताया, वो अब तक हम लोग काम आया। जब मैं 69,000 भर्ती में गया तो हमारे 14 सब्जेक्ट में से सर 10 नंबर की संस्कृत भी आई, हमने एक भी दिन नहीं पढ़ी, और 10 में 7 नंबर आया, वो अली अहमद मास्टर साहब जो हमको सर पढ़ाए थे, उसी की देन थी। ये उनका पढ़ाया हुआ था। सर यहाँ पे आपने टीचर की बात की है, तो सर मतलब बहुत लोग की लाइफ में उनके टीचर इंस्पिरेशन होते हैं, मोटिवेटर होते हैं। बहुत लोग की लाइफ में उनके पेरेंट्स होते हैं, उनके सिबलिंग्स होते हैं। तो सर आपकी लाइफ में मतलब जब आप गिव अप कर जाते थे तो आपको मोटिवेट कौन करता है, इंस्पायर कौन करता था? हमारी अम्मा। मीन्स टू से आपकी अम्मी आपके साथ बहुत क्लोज थी। सर आप अपनी अम्मी का क्लोज, हम जब स्कूल से आते थे तो इसे पहले, अब तो सिलेबस बहुत बड़ा हो गया, बच्चों को होमवर्क बहुत ज़्यादा। पहले ये था कि 100 तक गिनती लिख के लानी है, अलिफ से लेके बढ़ी तक लिख के ले आना है दर्जा अव्वल में, क्लास फर्स्ट में, और आपको हिंदी का कह लिख के लाना है। तो चूँकि जब बच्चा पहली बार क्लास में आता है स्टार्टिंग में, तो लिख नहीं पाता है। तो हम लोग, चूँकि मैं भी बेसिकली प्राइमरी का टीचर हूँ और 1 और 2 को ही पढ़ाता हूँ, मेरा उसी में है क्लास फर्स्ट और सेकंड। तो बच्चों को हम लोग पहले कविता सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं। जब बच्चा हमसे बेतकल्लुफ़ हो जाएगा, बोलने लगेगा, तो फिर हम उसको पहले, ये पढ़ाने की स्ट्रेटजी है कि पहले हम बच्चों को बोलना सिखाएंगे, बोलने के बाद फिर पढ़ना सिखाएंगे, फिर हम चार्ट देंगे कैसे कबूतर, तो बच्चा कबूतर देख, लोगोग्राफिक पठन होता है कि हम बच्चे को पार्ले बिस्किट दिखाएंगे, तो पूछेंगे बेटा ये क्या है, तो ये बिस्किट रहेगा, वो कहेगा पार्ले जी। क्या कहेगा? पार्ले जी। उसके दिमाग में ये चीज़ है कि ये जो है आइडेंटिफाई करेगी, ये पार्ले जी है, बिस्किट है वो, लेकिन बिस्किट नहीं कहेगा, कहेगा सर पार्ले जी। कोई और चीज़ दिखाएंगे तो उसका नाम लेगा। तो बच्चों को पहले पहचान सिखाई जाती है, बोलना, पढ़ना, फिर आखिरी में लिखना सिखाया जाता है। आप स्कूल की बात कर रहे हैं तो मैं आपके स्कूल के बारे में कुछ पूछना चाहूँगा। जब आप स्कूल चल रहा था तो आपके साथ आपके दोस्त भी पढ़ते रहे होंगे, जी। उनके साथ कभी दूरी पे स्कूल कभी आप कहीं भागे हैं, जैसे कि स्कूल के टाइम घर से निकलते थे लेकिन नहीं, कभी प्राइमरी में पहले, क्योंकि अब तो सबके घर टेलीविज़न हो गया है, मोबाइल में सब लोग देख लेते हैं, मूवी है, सीरियल है। पहले सबके घरों में टीवी नहीं होती थी, मोहल्ले में एक लोगों के पास टीवी होती थी या होटलों में। तो हम लोग पहले सैटरडे को सुबह 9 बजे चंद्रकांता सीरियल आता था। तो चूँकि हम लोगों की मदरसे में जुमे को छुट्टी रहती थी, और हमारे जो हम लोग जब 2 में पढ़ते थे तो हमारे जो सर थे वो चिरैया कोट के थे, मास्टर अहमद अली सर, सैयद अली सर। तो वो चूँकि चिरैया कोट से आने में उनको लेट हो जाती थी, 9:30-10 बजे आते थे, तो हम लोग पहले ही बस्ता लेके भागे थे कि मास्टर साहब आज नहीं आएंगे। तो चंद्रकांता देख के हम लोग घर आते थे। सर जैसे कि मतलब आप एक टीचर, एक मेंटोर या बच्चों का फ्यूचर आप ब्राइट करते हैं, तो सर हम जानना चाहेंगे मतलब इस फील्ड में आके, इनफैक्ट आप एक गवर्नमेंट के टीचर हैं, तो सर इस फील्ड में आके आपने अपने आप को मतलब क्या महसूस किया? मतलब बहुत लोग रहते हैं ना कि हम इस फील्ड में आके बहुत रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं कि अब मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट करनी है, एक्टिव हो जाते हैं। बहुत लोग रहते हैं लेकिन लेजी फील करने लगते हैं कि चलो यार अब मिल गई ना, अब आराम करेंगे।
तो सर आपने अपने आप को कैसा फील किया सर, हम जानना नहीं, आराम तो हराम है। चाहेंगे। यस सर। और दूसरी चीज़ है कि हमारे मजहब में क्या है कि अगर हम किसी चीज़ का पैसा ले रहे हैं और मेहनत नहीं करेंगे, बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, तो हमारी रोज़ी वो जायज़ नहीं होगी। इवन यहाँ तक कहा गया है कि अगर किसी मस्जिद के इमाम 1 महीने की सैलरी ले रहे हैं मस्जिद से, और अगर वो 3 दिन गायब हो गए, तो ज़रूरी है कि वो 3 दिन की सैलरी अपनी कटवाएं, क्योंकि उन्होंने 3 दिन मेहनत नहीं की। मस्जिद वाले दे दें अलग बात है। इसी तरह सर्विस भी है। अगर आप बच्चों के साथ ईमानदारी से बच्चों को पढ़ाएंगे तो आपके साथ अच्छा होगा, आपके बच्चे भी कामयाब होंगे। आप उन गरीब बच्चों का हक मारेंगे, गरीब बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, उनके साथ नाइंसाफ़ी करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके साथ भी नाइंसाफ़ी कभी ना कभी होगी। इसलिए प्रोफेशन कोई भी हो, ईमानदारी पहली शर्त है। सर आप एक टीचर हैं, तो लेकिन अगर आपको कोई और चांस मिला कि आप कोई और प्रोफेशन चूज कर सकते हैं, तो सर आपका प्रोफेशन क्या होगा? मतलब बहुत लोग चाहते हैं कि डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, तो आप हम तो चाहेंगे कि हम बच्चों को पढ़ाएं, और अगर सेकंड ऑप्शन लेना रहेगा तो हम मीडिया ही में जाएंगे। हाँ, सर मीडिया क्यों? हमारी पहले बहुत ख्वाहिश थी कि हम भी जर्नलिस्ट बने। हमारे कई दोस्त लोग हैं, एक न्यूज़ 18 उर्दू में हमारे दोस्त अबू हुरैरा सीनियर एंकर हैं, और हमारे कई दोस्त टीवी पे आते भी हैं। तो हमारी भाई ख्वाहिश थी, लेकिन वो कहते हैं एक तकदीर जो हम सोचते हैं वो होता नहीं है। मगर ये कि मेहनत करते रहिए, ऑप्शन रखिए अपने पास। आप ऑप्शन रखिए कि हमको यूपीएससी क्वालिफाई करना है, हमको आईएएस बनना है। आप मेहनत करते रहिए। अगर आप आईएएस नहीं बनेंगे, उससे निचली रैंक आपको ज़रूर मिलेगी। सर एज वी नो दैट जनरली पीपल थॉट दैट जो शिक्षा देते हैं वही शिक्षक होते हैं। तो आपको क्या लगता है सिर्फ वही एक टीचर है जो सिर्फ शिक्षा देते हैं? नहीं नहीं माँ, हम देखिए, एजुकेशन जो है सिर्फ ज़रूरी नहीं कि हम क्लासरूम ही में सीखें, हम कहीं से भी सीख सकते हैं। हम अपने एक्सपीरियंस, अनुभव से सीखते हैं। बहुत बुजुर्ग आदमी हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन कुछ मसले ऐसे होते हैं वो हल कर देते हैं, पढ़ा लिखा आदमी हल नहीं करता। तो कहते हैं कि वक्त और हालात ये सबसे बड़ा जो है टीचर होता है। आप जिस तरह के दौर से गुजरेंगे, आप पे जो गुजरी होगी, उसका सबसे अच्छा एनालिसिस आप ही करेंगे, हम नहीं कर पाएंगे। तो सबसे बड़ा टीचर अनुभव होता है आपका। आपने कहा कि अनुभव के बारे में बात करें, तो आपको आप भी बहुत सारे हालातों से गुजरे होंगे, तो उस समय आपका क्या अनुभव है? कैसा अनुभव? अनुभव देखिए, मैंने एक ही चीज़ ज़िंदगी में मैंने गिरह बांध ली कि कभी मायूस नहीं होना चाहिए। फ्रस्ट्रेशन सबसे बेकार चीज़ है। अगर आप फ्रस्ट्रेट रहेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे ज़िंदगी में। हम लोगों ने यहाँ मदरसे में हम लोगों ने 1 से लेकर 5 तक पढ़ाई की। तो पहले, अब तो टेबल हैं, मेज़ हैं, कुर्सियाँ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो गया है। पहले हम लोग टाट की पट्टी पे बैठते थे, और पहले गुर्बत बहुत थी, पैसे नहीं होते थे, हम लोग लुंगी पहन के जाते थे 1 से 5 तक। तो जब 6 क्लास में हुआ कि अब पैंट पहन के आना है, अब लुंगी नहीं चलेगी, तो हम लोग ईद पे ड्रेस का कपड़ा सिलवाते थे। ये एक दौर है। आप आज के बच्चे ये काम नहीं करेंगे तो हम लोग ईद पे हमारे गार्जियन क्या करते थे कि ड्रेस सिलवा लो, फिर और जो है अगली साल फिर जो है फिर नया ड्रेस सिलवाएंगे। तो वही धुल धुल के, मतलब जुमा को छुट्टी होती थी, जुमा को झुला जाता था। तो हम लोगों ने हाई स्कूल यहाँ से पढ़ा, फिर कुछ हालात ठीक हुए, इंटर किया, फिर अलीगढ़ चले गए, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स में एडमिशन लिया। वहाँ जब किया, वहाँ से करने के बाद एमए में एडमिशन लिया। मेरा जेएनयू में भी एडमिशन हुआ था, मास मीडिया उर्दू में। मगर कुछ जब घर आए तो कुछ ऐसे हालात हुए, मुकदमा हुआ, कुछ भी इस तरह के मामलात हुए, तो फिर हम लोग आगे पढ़ नहीं पाए, दोबारा यूनिवर्सिटी नहीं जा पाए। 2007 से 14 तक हमारा मतलब पढ़ाई जो है डिस्कनेक्ट रही। 14 के बाद फिर हमने जो है एलएलबी में एडमिशन लिया, सिवली में। एलएलबी कंप्लीट हुई, फिर बीएड में एडमिशन लिया 16 में, 6 महीना वकालत की, तबीयत नहीं जमी। हमारे वहाँ हमारे सर ने कहा कि यहाँ आप रहेंगे तो डाकू हो जाएंगे कोई और। अगर मैंने कहा सर हमारा बीएड में एडमिशन हो गया सिवली में, अच्छी रैंक आई है। उन्होंने कहा कि आप बीएड कर लीजिए, किस्मत में रहेगा तो हो सकता है कि आप टीचर हो जाए। मैंने कहा सर अब तो एनसीटी वालों ने ये कह दिया है कि जो बीटीसी जो रहेंगे
वही प्राइमरी में टीचर होंगे, बीएड वाले नहीं होंगे। उन्होंने कहा फिर भी आप कर लीजिए। तो मैंने 2018 में मेरा कंप्लीट हो गया बीएड। जैसे ही कंप्लीट हुआ, एनसीटी ने नई गाइडलाइन जारी की कि अब बीएड वाले भी प्राइमरी में टीचर बन सकते हैं। नियुक्ति के बाद 6 महीने का इनको ब्रिज कोर्स गवर्नमेंट कराएगी। तो 3 महीना अंडरग्राउंड की मेहनत की, मेरा सिलेक्शन हो गया सुपर टेड में। सर फाइनली अब आप एक टीचर हैं, तो सर मैं क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आप टीचर हैं तो बच्चों के रिएक्शन के हिसाब से आपको क्या लगता है कि आप एक स्ट्रिक्ट टीचर हैं, फिर बहुत पोलाइट जो बच्चों के साथ घुल मिल जाता है? सर आपको क्या लगता देखिए, है? प्राइमरी में बहुत स्किल्ड का मामला नहीं होता है। आप बच्चों को बच्चा बन के पढ़ाइए। बच्चा जिस वे में पढ़ना चाह रहा है आप उसको पढ़ाइए। बच्चा अगर अपनी मदर टंग में, जैसे गांव का बच्चा है, तो हम लोगों को ट्रेनिंग में बताया जाता है कि छोटा बच्चा जब स्कूल आता है गांव का, तो मदर टंग जब जो घर में वो जो ज़बान बोलता है आप वो बोलेंगे, आपको बहुत अपना करीब समझेगा। हम लोग बच्चों से उसी तरह बोलते हैं। वो जिस अंदाज में सीखना चाहता है हम उसको वैसे ही सिखाते हैं। न बच्चों को मारना है, न बच्चों को डांटना है, न बच्चों को ये कहना है कि 2 दिन क्यों नहीं आए थे, तुम्हारे पास पेंसिल क्यों नहीं है, कापी क्यों नहीं लाए। पेंसिल कापी आपको अपने पास रखनी है। पेंसिल नहीं है, रीजर नहीं है, नहीं सर ना आवे, लो लिखो। क्या लिख सकते हो क्या लिखो, क्या लिख सकते हो क्या लिखो, तुमको जो आ रहा है वो लिखो। फिर हम बच्चों को कैटेगराइज करते हैं। एक क्लास में 3 कैटेगरी बनाते हैं। एक जो सबसे लो कैटेगरी बच्चों की होती है हम उस लेवल पर उतर के देखते हैं बच्चा क्यों नहीं समझ पा रहा है। फिर दूसरी कैटेगरी में तीनों बच्चे बड़े बड़े ब्लैक वहाँ बोर्ड बने होते हैं, तो हम लोग उसी हिसाब से बच्चों को काम देते हैं। तो बच्चों को हमको सिखाना है, पढ़ाना है, तो हमको हर हाल में उनको सिखाना है। अब तो असेसमेंट भी होने लगा, गवर्नमेंट बहुत सख्त भी हो गई इस पर। सर आपने अभी को कहा है कि आप मतलब चाहते थे कि आप एक रिपोर्टर भी बने, मतलब एक मीडिया वाले। तो सर तो ये टीचर बनना एक प्रेशर था या फिर ड्रीम था? नहीं, प्रेशर नहीं था। पहले देखिए, जो अच्छा टीचर होगा वही अच्छा मीडिया कर्मी भी होगा। यस सर, यस सर। जो सच बोलेगा वही जो है जर्नलिस्ट, अच्छा जर्नलिस्ट होगा। तो टीचर और जर्नलिस्ट का बड़ा ताल्लुक है। टीचर भी जो होता है वो सोसाइटी को बनाता है और जर्नलिस्ट भी सोसाइटी को बनाता है। हम बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों को सिखाते हैं। जर्नलिस्ट पूरे समाज का पोस्टमार्टम करता है, ये चीज़ें गलत हो रही हैं, ये चीज़ें सही हो रही हैं। तो दोनों एक दूसरे से जो है कोरिलेटेड है, दोनों को हम अलग नहीं कर सकते। सर ड्यूरिंग द टीचिंग आपने कभी ऐसा फील किया किसी बच्चे को देखकर कि उसकी कंडीशन बहुत खराब है, तो नर्वसनेस फील हुई हो, आपके साथ कभी ऐसा हुआ? नहीं, अगर हम बच्चे को देख के नर्वस होंगे तो हम टीचर ही नहीं हैं। बच्चे को देख के नर्वस नहीं होना। बच्चा क्यों नहीं पढ़ पा रहा है, उसको क्या दिक्कत है, उसके साथ क्या मसला है। बहुत बच्चे ऐसे हैं गांव में, बहुत गरीबी है, बहुत गरीबी है गांव में। तो बच्चा आएगा, बैग उसका भरा रहेगा, उसमें सिर्फ जब आप खोलेंगे न पेंसिल रहेगी न कापी रहेगी। वो एक प्लेट रहेगा, खाने के लिए दोपहर में आता है, MDM मिड डे मील खाने के लिए आता है। उस बच्चे को भी हमें पढ़ाना है। हम बच्चे को मुख्य धारा से हमको जोड़ना है। हम फ्रस्ट्रेट रहेंगे तो फिर पूरी सोसाइटी बिगड़ जाएगी। अब यहाँ पे गरीबी की बात करें तो मुझसे आपसे लाइफ रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जैसे आपकी लाइफ में कभी ऐसा वक्त आया हो, जैसे कोई एडवर्सिटी आई, कोई मुसीबत आई हो, जिससे आपको देखकर आपका दिल टूट गया, आपको आगे बढ़ने का? सबसे पहली बात, जब हमारा JNU में एडमिशन हुआ, हम घर आए, हम जा नहीं पाए। सबसे मुश्किल दौर वही था। मगर ये कहते हैं ना कि जो कुछ होता है ठीक ही होता है। बस ये है कि फ्रस्ट्रेट होने के बजाय मेहनत करिए। मेहनत करते रहेंगे, कुछ न कुछ मिलेगा आपको। मेहनत नहीं करेंगे कुछ नहीं। ये कहावत है कि अगर दौड़ सकते हो तो दौड़ो, चल सकते हो तो चलो, चल भी नहीं सकते हो तो रेंगो, मगर कुछ न कुछ करना है। सर आपने यहाँ पे मतलब बताया लाइफ के रिलेटेड, तो सर मतलब फ्रेंड सर्कल जो होता है, मतलब फ्रेंड सर्कल के बारे में आप क्या सोचते हैं सर कि फ्रेंड सर्कल कैसा होना चाहिए? मतलब जो कंपनी होती है वो जैसे खेल कूद, जैसे जो पार्टी करते हैं, बहुत मस्ती करते हैं, वैसे ये चाहिए कि बहुत पढ़ाकू वाले से बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं? नहीं, वो अपनी अपनी हॉबी के ऊपर है। हम लोग तो मस्ती करने वाले नहीं थे, क्योंकि उतना पैसा ही नहीं था उस ज़माने में कि इंजॉय करें। तो जो जिस माहौल में रहता है उसका मिजाज वही होता है। हम लोग किताबें पढ़ते थे उस ज़माने में। मुबारकपुर में मोहल्ले वाली लाइब्रेरियाँ चलती थी, वो इस्लामिक किताबें, ये वाली
एजुकेशनल किताबें वाले नहीं हैं, कंपटीशन वाले। जैसे इस्लामिया लाइब्रेरी लाल चौक के पास थे, एक नवादे में थी, एक पूरा सोफ़ी में थी, एक अंजुमन गौसिया की थी। तो हम लोग उस ज़माने में जो जासूसी नावल थे, इब्ने सफ़ी बहुत बड़े राइटर हैं, उनकी तमाम किताबें हम लोगों ने पढ़ डाली थी। और एक नावल थी राइटर मोहिउद्दीन नवाब देवता, उनकी अब तक दुनिया की सबसे पुरअसरार कहानी उन्होंने लिखी है, बहुत ज़बरदस्त है। उस पर दावा कि अगर आप उसका एक पार्ट पढ़ लेंगे तो जब तक उसका 60 पार्ट आप नहीं पढ़ लेंगे आप सुकून से नहीं बैठेंगे। और ये हकीकत है, मैंने उसके 32 हिस्से पढ़े हैं, बाकी अभी अब किताब मंगवानी है, मंगवा के पढ़नी है। सर एक टीचर होने के नाते आप मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट टीचर के बारे में क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है? दोनों की ड्यूटी सेम है। देखिए वो तो किस्मत की बात है, प्राइवेट वाले बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमसे अच्छी सैलरी पाते हैं, अच्छा पैकेज पाते हैं। तो अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो कि चाहे प्राइवेट सेक्टर में, आपका दिल मुतमईन रहेगा। जब आपका दिल मुतमईन रहेगा तो आप मुतमईन रहेंगे, आप हैप्पी लाइफ जिएंगे। और आप गलत करेंगे, बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, लापरवाही करेंगे, तो अंदर से आपको भी एक खटका लगा रहेगा गलत, कहीं ना कहीं से तो ये रहेगा कि मैं गलत कर रहा हूँ। सर ऐसा कि आप एक गवर्नमेंट टीचर हैं, आप तो बहुत अच्छे टीचर हैं, मतलब माशाल्लाह से आप मतलब बहुत ही फेमस, हम लोग कभी सीख रहे हैं इस फील्ड में। फेमस पर्सनालिटी भी है सर मुबारकपुर के, मतलब इतना अच्छा आप टीचिंग करते हैं, लेकिन फिर भी जैसे कि बहुत लोग कहते हैं गवर्नमेंट टीचर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं वो मतलब ठीक से काम नहीं करते, पर मैं तो बिलीव नहीं करता। नहीं, वो लोग सही कह रहे हैं, ऐसा होता है। अभी भी बहुत टीचर गायब हैं। जैसे हम लोगों को ऑनलाइन पोर्टल पे छुट्टी लेनी होती है, छुट्टी नहीं लेंगे गायब होंगे, तो ये बेईमानी है, वो पैसा जायज़ नहीं होगा। तो सर मतलब अच्छे खराब हर जगह हैं। वो कहावत है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो अगर एक बंदा भी वैसा रहेगा तो सब बदनाम होंगे। अगर आपको चांस मिले कि आप मतलब अपने चिल्ड्रन को कहाँ पढ़ाना चाहेंगे सर, मतलब ये हमारे बच्चे तो नहीं है, होंगे तो हम अपने साथ लेके जाएंगे अपने स्कूल। हमारा बच्चा हमारे साथ 1 से 5 तक हमारे साथ रहेगा, पढ़ेगा, हम सिखाएंगे उसे। सर जैसा कि आप एक फेमस शायर हैं, शायर भी हैं सर, आप बहुत जी। अच्छे शायर हैं। तो सर हमें एक शायरी सुननी है सर आपसे, मतलब बहुत कोई पहले सबसे अच्छी जब शायरी। हम लोग अलीगढ़ में ग्रेजुएशन में थे, तो मैंने एक अपनी अम्मा पे एक शेर लिखा था 4 मिसरे का कि अभी खुलूस मोहब्बत वफा की बात करो, इधर उधर की न शिकवा गिला की बात करो, ये चाहते हो कि मंजिल तुम्हें सलाम करे, जो दी है माँ ने असर उस दुआ की बात करो। सर आपने जो शायरी का जो सिलसिला वो अलीगढ़ से शुरू किया, क्या चीज़? ये शायरी करनी है आपका, तो वही नहीं, वो शायरी जो होती है ना, वो बहुत एजुकेशन से नहीं होती है, ये नेचुरली होती है। एक आदमी करगा बुन ठकाठक बढ़िया शेर कह रहा है, एक लोग प्रोफेसर हैं वो शेर नहीं कह पाते। तो शायरी जो चीज़ होती है ये नेचुरल होती है, जिसको बोलते हैं खुदादास सलाहियत। होता है ना, कुछ लोग होते हैं ऐसे, हम लोग देखते हैं कि ड्रिंकिंग करने के बाद बहुत सारी होती है, हाँ। कुछ लोग आपको मतलब कुछ किसी से इंस्पायर नहीं, देखिए शायरी नहीं, शायरी 2 किस्म की होती है। एक होती है मज़ाहिया शायरी, आप राह चलते कहीं भी सुनाइए। एक शायरी होती है जो लिटरेचर वाली, तो जो लिटरेरी पर्सन होगा वो हर जगह नहीं सुनाएगा, वो अपने ख़ास मौके पे सुनाएगा। जिसकी जो चीज़ जहाँ बनी है वो उसको वहीं यूज़ करेगा, जो हथियार जहाँ यूज़ करना है वहीं यूज़ करना है। ये नहीं कि हम चट्टी चौराहे पे शेर सुनाते फिरें, सर जब तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। सर जब अपने चाइल्डहुड को याद करते हैं तो बस एक ही लाइन आती है, वो दिन भी क्या दिन थे। हाँ, तो सर आपका कोई ऐसा लम्हा, कोई ऐसा पल जिसे आप याद करके आज भी याद करते हो और आपको हंसी आती है कि यार वो भी क्या दिन थे? नहीं, देखिए जब हम लोग 6 क्लास में गए, तो जैसे अब तो प्रोग्राम अच्छे अच्छे होते हैं। हमारे अशरफिया इंटर कॉलेज में वो इंडिपेंडेंस डे का प्रोग्राम था, उससे पहले हमारी रिहर्सल चल रही थी। तो मेरे भी शौक़ हुआ कि मैं भी ज़रा स्पीच मैं भी करूँगा। मैंने कहा कि अपने सर से कहा कि सर जी मेरा भी नाम जो है तकरीर वाले कॉलम में लिख लीजिए, मैं तकरीर करूँगा। हम लोग चूँकि मदरसे के बच्चे तकरीर कहते थे। कहा अच्छा तकरीर करोगे, कुछ तैयार वार किए हो? मैंने कहा सर मैं तैयार करके आऊँगा। अगले दिन तैयार करके आया, अपना सुनाया, भाई
बच्चा अपने से लिखेगा तो अपने अपने ही लेवल का लिखेगा। उसमें एक टीचर बाहर से आए, उन्होंने कहा अरे यार ये तकरीर कर रहे हो कि सबक पढ़ रहे हो, तो बात दिल पे लगी। तो फिर अगले दिन मैंने बहुत अच्छे से मेहनत की, घर में आके अपनी अम्मा को सुनाया, अपनी बहन को सुनाया, जो मिला उसको सुनाया। फिर जिस दिन इंडिपेंडेंस डे था उसके एक दिन पहले मैंने जो है सुनाया, बहुत पसंद आई उनको, क्या बहुत अच्छी है। तो जब प्रोग्राम के दिन मैंने वो स्पीच सुनाई तो जिन्होंने कहा था कि सबक पढ़ रहे हो, उन्होंने 10 रुपया इनाम दिया। तो दुनिया की सबसे बड़ी नेमत थी उस वक्त वो जो इनाम मिला था। सर आपका कोई ऐसा दोस्त, जैसे बहुत लोग का बेस्ट फ्रेंड होता है, चम होता है, कि मतलब एकदम शुरुआत से, जैसे कि आप बचपन का मेरा दोस्त है और अभी तक मेरे साथ है, तो सर क्या आपका कोई ऐसा दोस्त था जो आपके साथ बचपन भी था? और है सर आप हमारे जो प्राइमरी के दोस्त हैं 3-4 अभी हैं हमारे साथ, अभी भी ताल्लुक हमारा बना हुआ, आना जाना, उनके घर भी आते हैं, वो लोग भी आते हैं। सर तो उसकी फाउंडेशन क्या थी, मतलब अभी तक दोस्ती बनी, मतलब क्या मिलना जुलना, एक दूसरे की प्रॉब्लम से मदद करना, मतलब क्या थी उसकी फाउंडेशन कि अभी तक आपकी मतलब दोस्ती की? भाई दोस्ती एक एहसास है, हमने उस एहसास को जिंदा रखा है। तो सर आपका मतलब दोस्ती के बारे में सर क्या ख्याल है कि फैमिली से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है दोस्ती? हर जगह फैमिली भी इम्पोर्टेंट है, दोस्त भी इम्पोर्टेंट है। सबका अपना अपना अलग अलग अपनी अपनी वो है कि आप दोस्त भी ज़रूरी है ज़िंदगी में, फैमिली भी ज़रूरी है ज़िंदगी में। आप फैमिली के साथ हर बात शेयर नहीं कर सकते, लेकिन आपका दोस्त है तो सुख दुख हर बात आप शेयर कर सकते हैं। आपकी शादी हो गई, आपकी वाइफ है, तो आप उससे जो बातें शेयर करेंगे अपनी मम्मी से नहीं कर सकते। आपको कोई प्रॉब्लम है अपने पेरेंट्स से आप शेयर कर सकते हैं। कुछ ऐसी बातें हैं, अच्छा आपको हंसी मजाक करना है तो फैमिली में आप एक लिमिट में करेंगे, आपकी फ्रेंड सर्किल रहेगी तो उसका अंदाज़ अलग होगा। तो जैसे ये हमारा जिस्म है, हर बॉडी का अलग अलग काम है, तो वैसे ही मतलब लाइफ में जो है फ्रेंड सर्किल है, गार्जियंस हैं, फैमिली है, सबका अपने अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है, सब ज़रूरी है ज़िंदगी में। सर आप यहाँ पे फ्रेंड्स के बारे में बात करें तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने कभी अपने फ्रेंड्स के साथ कभी ट्रेवल किया है? कि लोग कहते हैं कि जो मज़ा फ्रेंड्स के साथ ट्रेवल करने में आता है वो किसी के साथ नहीं आता। कहाँ किया फ्रेंड्स के साथ, वो बात सही है कि जो आप किसी के साथ सफ़र कर लीजिए तो वो कितना अच्छा कितना बुरा आपको पता लग जाएगा। और लेन देन के मामले में हाँ, आप फ्रेंड्स से इतना मतलब लगाव है तो आपने कभी फ्रेंड्स के ऊपर भी कोई शायरी वगैरह लिखी होगी? नहीं शायरी बहुत दोस्तों पर नहीं लिखी, मगर ये है कि गज़लें वगैरह लिखी हैं। अलीगढ़ में जब हम पढ़ते थे तो मैगज़ीन में पब्लिश भी हुई हैं। सुनामी आई थी 2004 में, वहाँ ऑल इंडिया कंपटीशन हुआ था इसी सुनामी पे। सुनामी डिज़ास्टर पे सेल्फ कंपोज पोइट्री कंपटीशन था, हम उसमें फर्स्ट प्राइज़ हमने पाई थी। सर आप एक अलीगढ़ियन भी रह चुके हैं सर, तो वहाँ का एक्सपीरियंस आप हमसे शेयर करना चाहेंगे, वहाँ का माहौल कैसा है सर? अलीगढ़ वालों के लिए अलीगढ़ जन्नत है, अब इससे बड़ी बात नहीं कर सकता। सर आप जब जाएंगे तब अच्छा लगेगा। यस सर। सर आप एक टैलेंट एग्जाम्स भी करवाते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जीके से सर, तो सर आपको ये इंस्पिरेशन, ये मोटिवेशन कहाँ से मिली कि मतलब हमें जीके करवाना ये तो चाहिए? देखिए हम लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया। तो जैसे हमारे तमाम दोस्त वगैरह थे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट जो यहाँ के एजुकेशनिस्ट थे, जैसे सिराज सर हो गए, हम लोगों ने इनसे मशवरा किया, इन्होंने कहा कि हाँ इस तरह का प्रोग्राम होना चाहिए। तो कहते हैं ना कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, तो हमारे गले में लोग बांध दिए, आप ही को सब करना है। तो ये मोटो यही था उस प्रोग्राम का कि हमारे बच्चे जो है, पहले हमारे बच्चे CPMT के एग्ज़ाम में जाते थे तो वो मार्कशीट फिल नहीं कर पाते थे, और अगर आपने रजिस्ट्रेशन नंबर का एक भी सर्किल अगर आपने फिल नहीं की या छोड़ दिया तो आपकी मार्कशीट चेक नहीं होगी। तो बच्चों को सिखाने का पर्पज़ यही था, बच्चे जो है कम्पिटेटिव लेवल को समझें कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ना है, और किस लेवल किस स्टैंडर्ड का पढ़ना है, कैसी स्टडी करनी है, और जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनका लेवल क्या है, पैटर्न क्या है, बच्चों को यही सिखाने के लिए। तो जो बच्चे 6 से 8th क्लास वाले आते थे वो मार्कशीट बहुत अच्छी फिल करते थे। 11th-12th वालों से अच्छी मार्कशीट जो है ये 6 और 8th वाले बच्चे फिल करते थे। सर बीइंग अ स्टूडेंट मैं पूछना चाहूँगा कि मतलब एग्जाम्स जब आते हैं
तो हम बहुत वरीड हो जाते हैं। मतलब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं सर, बोर्ड स्पेशली बोर्ड के हाँ। एग्जाम्स में बहुत वरीड होता है कैसा जाएगा, क्या होगा। एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद इतना टेंस रहते हैं। तो सर क्या आपके साथ भी ऐसा ही था कि मतलब आप बहुत नहीं टेंस रहते थे? हम लोग साल भर पढ़ते थे, थोड़ा थोड़ा करके। और जैसे कल हमारा पेपर है तो जैसे कल हमारा पेपर है, आज हम नहीं पढ़ते थे। जितना पढ़ लिए। अब नया एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं, एकदम स्ट्रेस फ्री होके एग्ज़ाम देना है। तो जब आप साल भर मेहनत करेंगे यूनिट वाइज, जैसे आपको साइंस पढ़नी है तो आपको 10 यूनिट्स पढ़नी है। अब आप सोचेंगे एक महीने में 10 यूनिट्स पढ़ लें तो आप नहीं कवर कर पाएंगे उसको। आप उसको पढ़ लेंगे, रट लेंगे, एग्ज़ाम दे देंगे, लेकिन 10 साल के बाद वो चीज़ें आपको याद नहीं रहेंगी। लेकिन आप साल भर, जैसे एक महीने में आपको 3 यूनिट पढ़नी है, आप 3 यूनिट पढ़ेंगे, स्लोली मोशन से पढ़ेंगे, स्टडी करते रहेंगे, तो लाइफ टाइम में आपको चीज़ें याद रहेंगी। जैसे मैंने अभी बताया कि संस्कृत में 10 में मैंने 7 मार्क्स जो है मेरे आए, तो मैंने उस ज़माने में जो 6 क्लास में याद किया था वो अभी तक मुझको याद है। सत होते तम होता, उस ज़माने में याद है, अभी भी याद है। सर अब हम जानना चाहेंगे कि आपकी लाइफ की सबसे बड़ी सैक्रिफाइस, मतलब आपने कौन से ऐसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस उसको पाने के लिए। जैसे कि बहुत लोग रहते हैं जेएनयू में जाने के लिए, वो लोग बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस करते हैं एमयू में जाने के लिए। तो सर आपकी लाइफ का सबसे बिगेस्ट सैक्रिफाइस क्या था सर, हम जानना चाहेंगे। सेक्रीफाइस देखिए, जैसे जब हम वहाँ से आ गए नहीं जा पाए, ये था कि किसी तरह अपनी एजुकेशन मतलब जारी रखें। यस सर। तो वही 7 साल हम मेहनत किए। हम इस 7 साल के दौरान जो है 2 साल मुंबई में जाके जॉब भी किए, 6 महीना दिल्ली में जॉब किए, फिर वहाँ से पलट के आए। तो लॉकडाउन के बाद सबकी हालत ख़राब हो गई थी, तो हम लूम चलाने लगे। तो बहुत लोग आए कह रहे आप बताइए लूम चला रहे हैं, ये बताइए पढ़ लिख के। मैंने कहा पढ़ लिख के इस वक्त कहीं कोई काम नहीं है, पूरी दुनिया लॉकडाउन में चल रही है, तो हम घर पे बैठे रहेंगे तो एक पैसा मिलना नहीं है। यस सर। हम हमारे पास जो सेविंग्स हम वो भी खा जाएंगे, फिर हम किसी से कर्ज लेंगे तो भी फिर बाद में आग खड़ा होगा कि हमको चाहिए। ये कि हम अपना इतना काम करें कि हमारा मतलब जो है भरण पोषण होता रहे। आपने तो अपनी आए बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन सर बहुत सारे स्टूडेंट की लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि कभी कभी ऐसा होता है कि उनके फादर निकल जाते हैं और घर की स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो आगे पढ़ने के लायक नहीं होता है। सही बात। वो सोचता है कि मुझे पहले कमाना है। तो इस सिचुएशन में क्या करें? नहीं देखिए, मैं बता रहा हूँ, अगर बच्चा 12th पास कर चुका है, इस तरह की सिचुएशन आई, अगर वो अपने आप को कंट्रोल में रखे, जैसे वो कहते हैं ना कि जो हमारा माइंड है, जैसे हम मोबाइल में अलार्म लगाते हैं कि हमको 4 बजे उठना है, तो हम ठीक 4 बजे अलार्म बजेगा हम उठ जाएंगे। हमको ये है कि कल हमको एग्ज़ाम देना है। जब पहले मोबाइल नहीं थे, अलार्म लोग नहीं लगाते थे, तो कल हमको एग्ज़ाम देना है, 9 बजे हमको एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचना है, तो 8 बजे हमारी आँख खुल जाती है, 7 बजे ऑटोमेटिक खुल जाती है। क्यों? कि हमने अपने माइंड को सेटअप दे दिया है कि हमको 7 बजे उठना, हमको जाना है। हमने अपने माइंड को कंट्रोल में किया है। किसी को सुबह 4 बजे ट्रेन पकड़नी हो, तो आपने बहुत कम सुना नहीं होगा किसी की ट्रेन छूट गई हो। किसी ने सुना आज तक किसी की ट्रेन छूट गई हो? किसी ने नहीं सुना ट्रेन छूट गई। क्यों? क्योंकि हमारे माइंड में वो बात अंदर तक छिपी रहती है। हमको उठना, अरे रात में 4 बजे ट्रेन है, 2 बजे, अरे बज गया का 4, फौरन आदमी देखेगा 3 बजे आँख खुल जाएगी झटके से। खुलती कि नहीं खुलती है? तो जब आप ये अलार्म, माइंड हमारा क्या है, ये अलार्म सिस्टम है। जब आप अपने माइंड को अपने कंट्रोल में रखेंगे, आप कामयाब होंगे। इस तरह की सिचुएशन आ रही है, बच्चे का पढ़ने का मन कर रहा है तो सेल्फ स्टडी कर सकता है। और अब इस ज़माने में तो ऑनलाइन आप ले सकते हैं, पैसा नहीं है, यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, किताबें ले सकते हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं, अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं तो आपको किताबें अवेलेबल करा देंगे। सर एज यू आर टेलिंग अबाउट स्टूडेंट लाइफ, मतलब स्टूडेंट लाइफ, तो सर आप अपने एकेडमिक मतलब नॉलेज, एकेडमिक एजुकेशन के बारे में सर क्या बताना चाहेंगे? मतलब आपने कहाँ से हासिल की सर? मैंने तो यहाँ प्राइमरी मदरसे से की, इंटरमीडिएट हाई स्कूल किया शफिया इंटर कॉलेज से, फिर एमपी इंटर कॉलेज से ग्रेजुएशन मेरा 12th हुआ, फिर बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स अलीगढ़ से हुआ। उसके बाद फिर मैंने शिवली से 7 साल गैप के बाद जो एलएलबी किया, फिर बीएड किया। सर कहा जाता है कि एक बच्चे के रिजल्ट से सिंगल पेपर कैन नॉट डिसाइड हिज फ्यूचर।
तो सर क्या ऐसा होता है, तो मतलब हम जानना चाहेंगे आपके बोर्ड के रिजल्ट कैसे थे? हमारे हमेशा फर्स्ट डिवीज़न आए। जब हम प्राइमरी में थे तब भी क्लास टॉप करते थे, हाई स्कूल में भी। और उस जमा 2004 में हमारा जब इंटरमीडिएट हुआ, उस वक्त हमारे 72% मार्क्स थे आर्ट्स स्ट्रीम से। उस वक्त मुबारकपुर में आसपास किसी का नहीं था, हम टॉपर थे उस ज़माने में। तो सर जैसे कि कोई बच्चा रहता है उसका बहुत कम परसेंट आता है, तो क्या हम उसे जज कर सकते हैं कि नहीं आगे जाके कुछ नहीं हो नहीं, सकता है? वो देखिए, मार्क्स आना अलग चीज़ है यस सर। और आपके अंदर एबिलिटी होना अलग चीज़ है। यस सर। अगर आप मुसलसल मेहनत करते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे, कभी न कभी कामयाब होंगे। कभी कभी सिचुएशन बनता है, जैसे हमने 20 क्वेश्चन याद किए, 10 उसी में से आ गया, तो हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। आपने 30 क्वेश्चन याद किया, आपको 5 ही उसमें से गेस हुआ, अब आप 5 अपने से लिखेंगे तो आपका मार्क्स अच्छा नहीं आया। आपने हमसे ज़्यादा मेहनत की, आपका नॉलेज हमसे ज़्यादा है, आपके मार्क्स कम है, हमारे मार्क्स से ज़्यादा आ गए। तो मार्क्स से हम बहुत जज नहीं कर सकते। Sir, which was your favorite subject? हमारा देखिए फेवरेट सब्जेक्ट हमारा इकोनॉमिक्स था, उसी से हमने ऑनर्स भी किया। हमारा उर्दू सब्जेक्ट कभी नहीं रहा, मगर उर्दू हमारी अच्छी है। सर, जैसा कि अपन लास्ट में कहा, मैं अलीगढ़ से आप पढ़े हुए हैं, तो मेरे भाई भी एक अलीगढ़ पढ़ते। जब मैंने उनसे पूछा कि वहाँ पे कितनी कितने घंटे पढ़ाई करते, तो उन्होंने कहा कि मैं 15 से 14 घंटे तक पढ़ाई करता रहता हूँ। तो क्या अगर आपके भी लाइफ में ऐसा? नहीं, मैं तो 6 से 7 घंटे, क्लास के बाद 3 घंटा पढ़ता था। बहुत स्ट्रेस दे के नहीं, क्योंकि हम लोग वहाँ जब अलीगढ़ में थे, बहुत बच्चों की ये रहती है कि हम सिर्फ पढ़ाई करेंगे, और कुछ लोगों का मिजाज अलग होता है, वो थोड़ा गाना भी सुन लेंगे, कभी कभी मूवी देखने चले जाएंगे, कुछ शेर व शायरी की महफिल में भी चले जाएंगे, तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते थे। तो हम लोग अलीगढ़ में जनरल एजुकेशन सेंटर बना हुआ है, वहाँ लिटरेरी क्लब है, क्रिएटिव राइटिंग फोरम है, डांस क्लब है, फोटोग्राफी क्लब है, और ड्रामा क्लब है, तमाम तरह के क्लब हैं। बच्चे का जिसमें इंटरेस्ट है वो ज्वाइन कर सकता है। वो शाम में 4 बजे के बाद से वहाँ क्लासेस चलती हैं, वो सिखाया जाता है। हम लोग क्रिएटिव राइटिंग फोरम लिटरेरी क्लब के मेंबर थे, तो हम लोग उसमें भी जाते थे। इसीलिए 2 घंटा हम लोग इधर अपना टाइम स्पेंड करते थे, पढ़ाई कम करते थे। सर जैसे बच्चा कोई एग्जाम देता है तो उसके फैमिली वाले ज्यादा मतलब वो टेंस रहते हैं कि उसका रिजल्ट कैसा होगा। तो सर जैसे कि आप जब गवर्नमेंट टीचर बन गए तो आपके फैमिली का रिएक्शन क्या था, मतलब उस माहौल को आप लफ्ज़ों में बयां करना चाहिए? सब लोग खुश थे, सब लोग दुआ देते कि हो जाए हो जाए। तो सर मतलब रिएक्शन कैसा था, मतलब बहुत सरप्राइज थे कि हाँ तुम्हारा हो गया, या फिर बहुत बिलीव था कि हाँ हो जाएगा तुम्हारा? नहीं नहीं, बिलीव तो था कि आज निकल मेहनत करेंगे तो होता रहेगा, हो ही जाएगा। मतलब आप बचपन से ही इतने अच्छे मतलब पढ़ने में थे? पढ़ने में हमारा रिजल्ट हमेशा अच्छा रहा। तो जो बच्चे सर पढ़ने में अच्छे नहीं रहते उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जो बच्चे पढ़ने में अच्छे नहीं, वो मेहनत करें, वो अच्छे हो सकते हैं। देखिए, 2 चीज़ें होती हैं, एक बच्चे का आईक्यू लेवल थोड़ा कम रहेगा, बहुत मेहनत करता है, उसको समझ में कम आती है। जैसे हम लोग प्राइमरी में पढ़ाते हैं, कुछ बच्चे ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, इकाई और दहाई समझाने में 10 दिन 15 दिन लगता है। हमारे वहाँ का बच्चा फ़ौरन समझ लेगा, वो बच्चा 10 से 15 दिन, कुछ बच्चे 1 महीने में सीखते हैं, सिर्फ इकाई और दहाई। अगर वो बच्चा उस पर हम मेहनत करते रहेंगे, बच्चा भी मेहनत करेगा और सीख जाएगा। कुछ बच्चे होते हैं कि आईक्यू लेवल अच्छा है, पढ़ते हैं, गेन कर लेते हैं, मगर वो पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो दोनों में डिफरेंस है। आफ्टर 12 हर एक स्टूडेंट अपनी लाइफ में मतलब फैसला नहीं ले पाता कि क्या करना है क्या नहीं करना है, मुझे क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। नहीं, गोल तो आप पहले से डिसाइड करिए। 9th क्लास में जब आप जाएं, आप अपना एम ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करिए सिलेक्टिव मोड में कि हमको ये करना है। आप उसी हिसाब से अपनी पढ़ाई, वही स्ट्रीम चुनिए, वही स्टडी आप कीजिए। अब आपको अगर मेडिकल में जाना है, नीट का एग्ज़ाम देना है, तो आपका इंटरेस्ट ज़ाहिर सी बात है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपको पढ़नी है। तो अब जब आप 9th क्लास में चले गए, तो 9th और 10th की जो आपकी सिलेबस की किताबें हैं, उसको आप बिल्कुल चाट जाइए, 10 बार 20 बार, एक एक फार्मूला उसका याद करिए, एक एक पॉइंट को पढ़िए। उसके बाद फिर आप देखिए कि नीट एग्ज़ाम में
फिजिक्स की कौन सी किताब अच्छी है जिससे बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं, उसको आप वो किताब मंगवाइए, उसकी स्टडी करिए, सिलेबस को बांटिए। जैसे आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है तो आप ट्रिग्नोमेट्री कम से कम 100-200 क्वेश्चन आप अलग बना के नोटबुक बना के रखिए आप। तो जब आपकी प्रैक्टिस रहेगी तो आप एग्ज़ाम में आप कर लेंगे अच्छा। प्रैक्टिस नहीं रहेगी तो आपको सब आएगा, आप नहीं कर पाएंगे। सर बहुत से बच्चे रहते हैं कि वो बीए चूज कर लेते हैं, बीएससी चूज कर लेते हैं, तो बाद में उनको रिग्रेट होता है कि यार मैंने बीएससी क्यों चूज किया, मुझे बीए करना चाहिए था, मुझे बीकॉम करना चाहिए था। तो सर आपकी लाइफ में कोई ऐसा बहुत बड़ा नहीं regret कि देखिए, आपको स्ट्रीम में कोई बात नहीं है। बीए का बच्चा बहुत अच्छा कर सकता है। जिन बच्चों की मैथमेटिक्स अच्छी है वो शिवली कॉलेज में भी है, बीए में वो मैथ स्टैटिस्टिक्स ले सकते हैं इकोनॉमिक्स के साथ। आप अलीगढ़ जाएंगे या डीयू जाएंगे तो मैथमेटिक्स के साथ आपको इकोनॉमिक्स के साथ आपको मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स मिलेगी। वो जैसे कैग की जो पोस्ट होती है इंडिया में सबसे बड़ी पोस्ट मानी जाती है, वो ये इसी स्ट्रीम के लोग जाते हैं, इकोनॉमिक्स वाले, जो मैथ और स्टेट से जिनका कम्बिनेशन होता है। और जिनका मैथ और स्टैटिस्टिक्स कम्बिनेशन होता है उनका पैकेज बहुत अच्छा मिलता है। जामिया का जो बच्चा बीकॉम किया है वो अच्छे पैकेज में 60,000 70,000 1-1 लाख रुपये जो है मंथली पे उसका सिलेक्शन होता है। बीएससी के बच्चे का नहीं होता है। तो सर आपको अपना प्रोफेशन कैसा लगता है, मतलब बहुत अच्छा लगता है कि बहुत इंटरेस्टिंग ये है? हमको तो बहुत अच्छा लगता है, तो सर बच्चों के साथ रहना अच्छा लगता है। तो सर उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप कि उनको बहुत लगता है कि यार मुझे ये स्ट्रीम भी चूज करनी चाहिए, तो बहुत बोरिंग है यार, ये टीचर नहीं बनना चाहिए था। तो सर उनके नहीं बारे में आपको क्या कभी ऐसा नहीं फील हुआ, क्योंकि देखिए जो लोग सोसाइटी में रहते हैं Yes, sir. वो हर तरह के इन्वायरमेंट को सरवाइव कर लेंगे, और जो गुमसुम सिर्फ अपनी दुनिया में बंद रहेगा वो अपने आप को कहीं एडजस्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए सबसे मिलिए, पड़ोसी पढ़ा लिखा हो कि ना हो, आपका पड़ोसी है, उसका हक आप पे, आप उससे सलाम दुआ कीजिए। आपसे बड़ा है, आप उससे मिलिए। रोज़ नहीं मिल पाते हैं, महीने राह चलते अस्सलाम वालेकुम खैरियत उसकी पूछ लीजिए। तो आप जब सबसे बना के रखेंगे तो समाज भी आपको बना के रखेगा। आप बिल्कुल अलग थलग रहेंगे तो आपको लोग अलग थलग छोड़ देंगे। कभी भी लाइफ में, जैसे आज हमारे पास बहुत पैसा है, हम बहुत गुरूर और घमंड में हैं, हम किसी से नहीं मिलते, तो पैसा हाथ की मैल होता, आज है कल नहीं रहेगा। तो कल जब आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो आप मोहल्ले में चल नहीं पाएंगे, आपको शर्मिंदगी होगी। लेकिन आप सबसे बाबू भैया करके मिलते रहेंगे, सबके दुख सुख में शामिल रहेंगे, तो जब आपके पास दुख की घड़ी आएगी तो वो लोग भी आपके साथ शामिल रहेंगे। जैसा कि आप एक टीचर है तो आपने आप गवर्नमेंट टीचर है तो आप पेपर वगैरह में ड्यूटी भी देते होंगे, तो कभी आपने किसी स्टूडेंट को चीट करते हुए पकड़ा है? नहीं पकड़ा नहीं, हम नकल कराने ही नहीं देते। माशाल्लाह। क्या आप इसलिए कि अगर हम चीटिंग कराएंगे, जैसे 4 बच्चे बैठे हैं, हम इसकी चीटिंग कराएंगे तो उसके साथ नाइंसाफ़ी होगी। तो ये बच्चा तो मार्क्स पा जाएगा, तो हमारे वहाँ कॉन्सेप्ट मरने के बाद हर चीज़ का हिसाब देना है, तो बच्चा वो हमसे हिसाब लेगा मरने के बाद, तो हम उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए हमारे नज़र में सारे बच्चे एक हैं, बच्चे तो बच्चे हैं। सर आपको पूरी बुजुर्ग फैमिली सुन रही है सर, तो मतलब आप उनको मोटिवेट कैसे करेंगे सर? हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जिन्हें हम फेस नहीं कर पाते सर। जैसे कि आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करके ही आप इस मकाम पे, इस पोस्ट पे, आप एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी मुबारकपुर में सर। तो सर मुबारकपुर भी आपको सुनेगा, तो सर आप कैसे मतलब हम लोग को इस बात प्लीज सर, मतलब हम लोग सुनना चाहेंगे आपको। आप अपनी देखिए life में- सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इस तरह की डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, तो पहली चीज़ कि फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। दूसरी चीज़, अगर आप मुसलमान हैं तो आप अपने प्रॉफिट को अपनी निगाह में रखिए। सबसे ज़्यादा अगर किसी ने तकलीफ़ सही है तो हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही है। उनके माँ बाप नहीं थे, उनके पैदा होने से 6 महीने पहले उनके फादर की डेथ हो गई, फिर उनके पैदा होने के कुछ साल बाद उनकी माँ की डेथ हो गई, फिर उनके दादा ने उनको पाला, तो जब 8 साल के हुए दादा का इंतकाल हो गया, फिर चचा ने पाला, चचा का इंतकाल, लोगों ने रास्ते में कांटे बिछाए, पत्थर बरसाए, उजड़ी उठाई, 8 साल जो है एक गार में बंद कर दिया। उन्होंने कभी जो है वो चाहते जो प्रॉफिट हैं
और कुरान में कहा गया कि जो प्रॉफिट हैं उनको मुआवजा दिया गया, वो चाहते तो दुआ करते सब आ जाता, नबी की दुआ कभी मुस्तरद नहीं होती, वो जो कहेंगे वो हो जाएगा। उन्होंने ये पैगाम दिया हमको जैसे जब उनको 8 साल शोबे अभी तालीम में बंद किया गया तो उन्होंने सूखे पत्ते भिगो कर खाए, चमड़े की खाल भिगो कर खाए, मगर वो शुक्र करते रहे कि अल्लाह ताला का कि तूने जिस हाल में मुझको रखा है तेरा शुक्र है। तो कभी भी जो भी हिंदू हैं, मुसलमान हैं, जिसने हमको पैदा किया हम उसके शुक्रगुजार रहे, चाहे जिस हाल में भी उसने रखा। जब आप इस लेवल पे रहेंगे तो आप कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे और न कभी आप नाकाम होंगे। आप अपने आइडियल को चुनिए, आपका आइडियल क्या है। हमारे आइडियल प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनको आप देखिए 63 साल की ज़िंदगी में 40 साल के बाद सिर्फ 23 साल में पूरा वर्ल्ड, पूरी जो अरब के लोग कहते बड़े जाहिल थे, वहाँ उस ज़माने में जैसे आज अमेरिका और रूस सुपर पावर है, उस ज़माने में ईरान, किसरा और रूम सुपर पावर थे। तो लोग भी अरब में नहीं जाते थे हमला करने के लिए कि वहाँ जाएंगे बद्दू हैं, हम लोगों का नुकसान पहुँचाएंगे, वो इतने जाहिल उजड़ थे। उन लोगों के मिजाज को बदल दिया। तो आप जो बड़े लोग गुजरे हैं, जो जिन बच्चों के साथ ऐसी दिक्कतें आती हैं, वो उनकी जीवनी पढ़ें, देखें उन्होंने कैसे संघर्ष किया। महात्मा गांधी जी की ज़िंदगी को पढ़िए। महात्मा, वो जिसे कहावत कही गई कि हिंदुस्तान, अगर गांधी नहीं होते तो हिंदुस्तान आज़ाद नहीं होता। गांधी जी को फर्स्ट क्लास कोच से अंग्रेज़ों ने उठा के फेंक दिया। इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड इन दिस कोच, यानी कुत्ते और भारतीय जो है इस फर्स्ट क्लास के कोच में नहीं आ सकते। जब उन्होंने जो है उठा के फेंक दिया तो हम लोग जैसे होते हैं तो उठते, धोती अपनी साफ करते, निकल लेते। तो गांधी जी ने ये काम नहीं किया, उन्होंने धोती अपनी साफ नहीं की। गांधी जी खड़े हो गए कि हमारा मुल्क है, ट्रेन हमारी है, पटरी हमारी है, स्टेशन हमारा है, ये हवा हमारी है, और हमारे ही ट्रेन में हमको उठा के फेंक दिया। उन्होंने सोचा तो झाड़ के अपनी धोती निकले नहीं। उन्होंने कहा कि मैं इस सिस्टम को बदलूंगा, मैं इन लोगों से संघर्ष करूंगा, लड़ूंगा इन लोगों से। तो फिर उन्होंने अपनी जैसी आइडियोलॉजी के लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया, फिर हिंदुस्तान आज़ाद हो गया, एक बड़ा आंदोलन शुरू हुआ। तो अगर गांधी झाड़ के चल लिया होता तो आज हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ होता। इस चीज़ को आप याद रखिए। मैं आखिरी में सिराज सर के लिए जो है मैं बहुत इनका ममनून व मशकूर हूँ, और एक शेर बहुत पुराना मैं कहता आया हूँ कि तेरा खुलूस मेरे आंसुओं में ढलता था, मैं कोई मोम नहीं था मगर पिघलता था। बिल्कुल 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 बिल्कुल, सब अपने बच्चे हैं। जो जवाब दिए वो आपकी लाइफ से शायद नहीं बल्कि बिल्कुल आपकी लाइफ से रिलेटेड ही था। आपकी लाइफ में वो चीजें इंप्लीमेंट कहीं ना कहीं वो आपकी लाइफ से जुड़े हुए थे। कहीं ना कहीं आपको अगर कहीं चाहते हो तो आप किसी भी फील्ड में चाहते हो तो वो आपकी लाइफ से जुड़े हुए थे। सारी क्वेश्चन और आंसर जुड़े हुए थे। तो अगर आप चाहते हो कि आपके कुछ और सवाल हो जो आप पूछना चाहते हो तो यू मे आस्क। Is there anyone who wants to ask a question? Wow, छोटा बैग बड़ा लगा था। वालेकुम सलाम। आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। टीचर बनना आसान है। टीचर बनना आसान है क्योंकि ये खुद एक टीचर बनना चाहता है। वो तो आपके इंटरेस्ट के ऊपर है। अगर आप टीचर नहीं बन, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है टीचर बनने में, आप ज़बरदस्ती टीचर बन गए, आपके लिए बहुत मुश्किल है। जैसे अब कोई बच्चा मेडिकल में उसका इंटरेस्ट नहीं है, अब उसको ज़बरदस्ती घर में नहीं आपको जो है डॉक्टर ही बनना है, वो डॉक्टर तो बन जाएगा बच्चा, प्रैक्टिस बहुत पैसा खूब कमाएगा, मगर अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं रहेगा। क्योंकि
जो उसका मिजाज है वो उससे मेल नहीं खाता। First of all, good evening, sir. अगर आपका इंटरेस्ट है तो टीचर बनिए, बहुत अच्छी, टीचर ही देश बनाता है, डॉक्टर भी टीचर ही बनाएगा। First of all, good evening, sir. गुड Sir, इवनिंग। I want to ask you that the mobile phone is very major problem in our life. So how we can save from that? How we can देखिए, वो कहते हैं ना कि जब साइंस जो है, हिंदी में कोटेशन है कि वरदान भी और अभिशाप भी है, आप उसका कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो मोबाइल पर जो चीज़ें आती हैं बहुत चीज़ें गलत रहती हैं। आप इसमें बेहतर ये है कि मोबाइल कम यूज़ किया जाए, जो अथेंटिक बुक्स हैं उनकी स्टडी की जाए। इस पे जो डेटा होते हैं वो सही नहीं होते हैं, डेफिनेशन सही नहीं रहती हैं, ये अधूरा ज्ञान है। मोबाइल भी ठीक है, बड़ी कोचिंग का अगर आप ले रहे हैं, कोई पैकेज ले रहे हैं तो आप उसको पढ़िए, लेकिन जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले या कि ये अपनी वीडियो डाल दिए, वो भी अपनी वीडियो डाल दिए, हर वीडियो नहीं देखी जाती है मोबाइल पे। और मोबाइल आप कम देखिए, आप किताबों से पढ़िए। जैसे किसी बच्चे को कंपटीशन भी में जाना है तो जिसको अपना फाउंडेशन सही करना, तो अरिहंत है या लूसेंट की किताबें हैं या फिजिक्स कमेटी की जो बेसिक किताबें हैं बढ़िया, उसको पढ़े फाउंडेशन। बिल्कुल सर, आपकी बातों से मैं पूरी तरह सहमत हूँ क्योंकि किसी ने कहा था कि अगर आप मोबाइल से पढ़ते हो तो थोड़ा दूर हो, लेकिन जब आप किताब से पढ़ते हो तो उसको अपने सीने से लगा के पढ़ते हो, इसीलिए आपका ज्ञान भी बढ़ता है और आपका इंटरेस्ट भी बढ़ता है। तो इसी के साथ मैं सारे क्वेश्चनर से गुजारिश करूंगी कि वो अपना क्वेश्चन ले लें। थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं और मैं अपने ऑनरेबल टीचर जो फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ फ्यूचर ग्रुप है सर सिराज अहमद सिद्दीकी सर से गुजारिश करूंगी कि वो प्लीज यहाँ तक आए और सर को मोमेंटो और गिफ्ट देकर इस प्रोग्राम को और सर को ये मतलब सर भी याद रखें हमेशा कि हाँ मतलब हम फ्यूचर ग्रुप गए थे और फ्यूचर ग्रुप हमारे दिल में है। माशाल्लाह, क्या बात है। वो सर, वो कैसे एक शेर है कि दिल से दिल मिलते हैं तो होती है मोहब्बत पैदा, दोस्त होता नहीं है हर हाथ मिलाने वाला। हमारे दिल मिलेंगे इसलिए हम लोग दोस्त हैं। सबसे पहले तो मुबारक हो कि एक जानी मानी हस्ती, वाकई ये हमारी खुशनसीबी हम सब की, मेरी भी और साथ साथ आपकी भी, क्योंकि आज इस सक्सेस मिरर के इस प्रोग्राम में हमारे बीच मुबारकपुर की वेल नोन पर्सनालिटी जो कि एलिगेरियन के नाम से जानी जाती है और आज एक बेहतर गवर्नमेंट टीचिंग के पोस्ट पे पोस्टेड भी सर है, काफ़ी अच्छा। इस जैसे कहते हैं इस हिंदुस्तान ने बहुत कुछ हमें दिया है, तो सर को मौका मिल गया अपने स्टेज से इस हिंदुस्तान को देने का, और देने की बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि टीचिंग से बेहतर मेथड कोई हो ही नहीं सकता है। अगर आप किसी को पे बैक करना चाहते हैं, किसी को रिफंड देना चाहते हैं, इस दुनिया को रिफंड देना चाहते हैं, तो टीचिंग से बेहतर रास्ता कोई हो ही नहीं सकता। और सर ने बहुत अच्छी सी बातें बताई, जो वो सारी बातें जो इन्होंने अपनी जिंदगी में महसूस की और आज हमें यूं ही बैठे बैठे मिल गई। ये जो बातें थी ना, वो सिर्फ जुबान से नहीं आ रही थी, जो लम्हा, जो वक्त इन्होंने सफर किया होगा, इन्होंने उसको जीने की कोशिश बल्कि दिया होगा पूरी तरीके से। वाकई मैं बता देता हूँ कि बैठे बैठे आपको ये बातें जरूर यहाँ पर बिल्कुल आसान सी लग रही होंगी, लेकिन इन बातों को हासिल करने के लिए जो रास्ते सर ने मुकम्मल किए, जिन रास्तों से वो गुजरे हैं ना, वो आसान नहीं था। एक बार जोरदार तालियां जाने सर के लिए। और मैं सर की तारीफ में बस मुझे एक शेर याद आता है कि डिग्रियां तो तालीम के खर्चे की रसीदें हैं, डिग्रियां तो तालीम के खर्चे की रसीदें हैं, तालीम का हुनर तो किरदार से झलकता है। बिल्कुल। और हमारा ये सौभाग्य है, खुशकिस्मती है कि आज इस प्रोग्राम का सर हिस्सा बने। इस प्रोग्राम को यादगार बनाने के लिए फ्यूचर ग्रुप परिवार की तरफ से आज हम सर को फ्यूचर ग्रुप मोमेंटो पेश करते हैं। शुक्रिया सर। और साथ ही साथ एक छोटा सा तोहफा भी। थैंक यू सो मच सर, वंस अगेन। शुक्रिया।